एग्ज़ाम हुई है उन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे 2, और 2 क्वेश्चन हमने जो कोर से करंट की स्टडी की है और करंट टू कोर की स्टडी की है उससे क्वेश्चन आए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब हम लोगों को एक बड़ी क्लास इसको लेकर आयोजित कर लेनी चाहिए संडे टू संडे, इसलिए हम लोग अब हर संडे को भी करंट अफेयर की 1-1.5 घंटे की क्लास कर रहे हैं। बराबर। सामने जो परीक्षा है वो परीक्षा आपकी फॉरेस्ट की आने वाली है कि नहीं। दूसरी छोटे बच्चों की अग्निवीर की परीक्षा आने वाली है। छोटे बच्चे इसलिए बोल दिया क्योंकि 17.5 साल से 21 वर्ष के लोग अग्निवीर में जा सकते हैं, तो ये व्यवस्था अग्निवीर की आने वाली है। तीसरे नंबर पर जो परीक्षा आएगी वो आपकी आने वाली है महत्वपूर्ण पीएससी की। फिर बाकी तो एग्जाम्स हैं यूपीएससी, एसएससी की, उन सब में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन आने तय हैं। मतलब ये मानकर चलो कि क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो ऑलिव रिडले कछुआ, यहाँ से भी आपको प्रश्न दिखेगा और ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। मतलब आप यूपीएससी देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऑलिव रिडले कछुआ जो है, ये कछुआ जो है वो आपको देखने को मिला है। कछुए का नाम क्या है? ऑलिव रिडले कछुआ। अब ये ऑलिव रिडले कछुआ जो है ये भारत की अगर बात करें तो भारत में विशेष तौर पर आपको उड़ीसा का जो तट है ये वहां देखने को मिलता है, और उड़ीसा के तट पे ऑलिव रिडले कछुए का जो आगमन होता है वो एक विशेष उद्देश्य से होता है, वो होता है अंडा देने के लिए। यहाँ पर हजारों की तादाद में कछुए आते हैं इस प्रकार से और आकर अंडे देते हैं। मतलब जो प्रजनन का काम होता है वो संपन्न करते हैं उड़ीसा के तट पे, और कहीं ना कहीं इनको यहाँ आने का कारण हमारे देश में उड़ीसा का जो वातावरण है वो देता है। वहाँ इनके अंडा देने की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, जलवायु है, दशाएं हैं, जिसके चलते ये आते हैं। अगर इनके रहवास का देखा जाए कि ये रहते कहाँ हैं या कहाँ मिलते हैं, तो बेसिकली ये प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में, तीनों महासागर में देखने को मिलते हैं। ये याद रखिएगा, तीनों महासागर जो हैं आपके, इनमें ऑलिव रिडले कछुआ मिलता है, लेकिन सभी जगह नहीं। इसके कौन से क्षेत्र? गर्म पानी के क्षेत्र। जो इनके गर्म पानी के क्षेत्र हैं वहीं पर वार्म वाटर एरियाज में ही ये कछुआ आप लोगों को देखने को मिलता है इन सागर में। और अगर इसकी विशेषता की बात करें, ऑलिव रिडले कछुआ जो है वो सबसे छोटा महासागरीय कछुआ है। अगर महासागरीय कछुए की दृष्टि से बात करते हैं तो सबसे छोटा है ऑलिव रिडले कछुआ, और इसकी उपयोगिता बहुत है। इकोसिस्टम में बात कर लें समुद्री, या फिर हम बात कर लें विभिन्न औषधि आदि चीज़ों के चलते इसकी उपयोगिता बहुत है, विशेष महत्व का कछुआ है। इसलिए इसका शिकार बहुत होता है, इसका शिकार भी बहुत होता है। वैसे तो हमारे देश में कानून है कि आप कछुए की कुछ प्रजातियों को पाल नहीं सकते, गैर कानूनी है ना। उन्हीं कछुओं की प्रजाति में ये ऑलिव रिडले भी शामिल है कि अगर आपने इस प्रकार के कछुए का शिकार किया, आपने इसको पकड़ा, तो जो अधिनियम बनाए गए हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, समुद्री परितंत्र को बचाने के लिए, उसके तहत आपको सज़ा हो सकती है। तो ये ऑलिव रिडले कछुआ इसकी विशेष आवश्यकता के चलते, इंपॉर्टेंस के चलते शिकार होता है, और शिकार के कारण ये IUCN की सूची में आ गया है। IUCN की सूची में शामिल है, और कौन सी सूची में शामिल है? संकटग्रस्त। तो संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हो गया है ये, सिर्फ और सिर्फ शिकार और इन गतिविधियों की वजह से। कौन? ऑलिव रिडले टर्टल, कछुआ। अब IUCN क्या है? IUCN अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संस्थान है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। 1948 में बनाया था, और ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ग्लैंड में। ये विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वनस्पति हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनके संरक्षण का काम करता है। अगर किसी भी जीव को, वनस्पति को IUCN की सूची में शामिल कर लिया गया,
इसका मतलब यह है कि वो संकटग्रस्त है, उसको संरक्षण करने की जरूरत पड़ जाती है। और ये हर 4 वर्ष में रेड डाटा बुक जारी करता है। ये रेड डाटा बुक जो है उसमें संकट के आधार पर अलग अलग श्रेणियां हैं, टोटल 9 श्रेणियां होती हैं। उन 9 श्रेणियों में संकट के आधार पर जीवों को, वनस्पतियों को शामिल करते हो। ऑलिव रिडले कछुआ जो है ये एक मांसाहारी जीव में गिना जाता है। कैसे जीव में गिना जाता है इसको? मांसाहारी। और जब ये अंडे देता है ना तो एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। याद रखना, इस कछुए की जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उसके घोंसले को लेकर भी पूछे गए हैं। जब अंडे देने की व्यवस्था में होता है तो एक घोंसला बनाता है और उस घोंसले को अरीबादा कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अरीबादा क्या होता है, तो अरीबादा एक नेस्ट है, घोंसला है, जो किसका है? ऑलिव रिडले कछुए का घोंसला होता है। ये विशेष प्रकार का घोंसला है। तो ये जानकारी किसकी रही? ऑलिव रिडले कछुए की, समुद्री सबसे छोटे कछुए की, घोंसला बनाने के लिए फेमस अरीबादा। ये याद रखना, हमारे देश में कहाँ? उड़ीसा, यहाँ ये आता है। क्लियर? चलो लिख लिया, लिखने वालों लिख लिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिस्कस करने योग्य है। क्या? उमंग। आप लोग देख रहे थे कोविड काल में ये एप्लीकेशन बहुत चला है, हर किसी ने ये एप्लीकेशन सुना हुआ है, उमंग ऐप, है कि नहीं है? अब ये उमंग ऐप क्या है? ये ऐप सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2017 में नवंबर के महीने में लॉन्च किया था। जितने भी आपके एंड्रॉयड होता है, iOS होता है, ये जो सिस्टम होते हैं सब पर ये चलता है। और इस ऐप को आप शॉर्ट में उमंग कहते हैं। फुल फॉर्म इसका क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नए युग की जो शासन प्रशासन की प्रणाली है उसके लिए ये एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया केंद्र सरकार ने। और हमारे देश के लगभग 127 विभागों को लेकर जो भी जानकारी, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी चीजें होती हैं, डेटा, वो आपको इस उमंग ऐप पे मिल जाता है। 2017 में जारी किया गया था ये एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो यही पूछेगा कि 2017 में कब जारी किया गया था? तो 2017 में उमंग ऐप जारी किया था, लॉन्च किया था सरकार ने। अब ये IMD क्या है? तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग जो है उसने हाल ही में उमंग के साथ एक चीजों का लॉन्च किया है। क्या किया है? तो इसमें 7 सेवाएं IMD ने शुरू की। कितनी सेवाएं? 7 सेवाएं। अब उमंग अभी तक सरकारी कामकाज और इनकी जानकारी तो देता ही था, सब चीजें अवेलेबल थी आधिकारिक, लेकिन इसने 7 सेवाओं को लॉन्च किया उमंग ऐप पे। किसने? IMD ने, मौसम विभाग ने। और 7 सेवाएं क्या है? कि वर्तमान में मौसम की क्या स्थिति वो बताएगा, नाउकास्ट कर सकते हैं आप, शहर के मौसम का पूर्वानुमान बता देंगे। आप लोगों को बता दिया जाता है कि भाई अभी जैसे बेमौसम बारिश हो रही है, तो मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया कि 20 मार्च तक मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में ओला भी गिरेगा और बारिश भी होगी। तो ये सारी सूचनाएं क्या कर रहे हैं? शहरों का दे रहे हैं। वर्षा की जानकारी देते हैं, वर्षा कम होगी, ज़्यादा होगी, इतने समय पे होगी। पर्यटन का पूर्वानुमान बताते हैं। आप हिमाचल जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, सिक्किम जाते हैं, कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पर पर्यटन की स्थिति क्या है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मौसम कैसा रहेगा, सब कुछ चीज़ बता सकते हैं। चेतावनी देते हैं विभिन्न चीज़ों की। चक्रवात अगर आ रहा है तो चक्रवात की भी पूर्व जानकारी देने का काम आपको कौन करता? IMD। और ये सभी जानकारी अब आपको कहाँ मिल जाएंगी? उमंग एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। ये काम किया गया और उमंग एप्लीकेशन 2017 से सरकार ने लॉन्च किया है। एग्जाम में ज़्यादा चांसेस अगर किसी चीज़ के आने के हैं तो वो इस फुल फॉर्म के आने के। एग्जाम में आपसे बोलेगा उमंग का पूरा नाम क्या है, तो आपको ये फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब IMD क्या है? तो IMD मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इंडिया का, मौसम विभाग है भारत का। ये कोई नई संस्था नहीं है। अगर नई संस्था होती तो समझने में आता कि भाई मौसम की जानकारी कब से मिल रही है वो भी पता चलता ना। अगर नई संस्था होती तो फिर हमको पुराने मौसम की जानकारी तो मिल नहीं पाती पहले से। तो ये जो संस्था है ये अंग्रेजी काल की संस्था है।
अंग्रेजी काल में 15 जनवरी 1875 को इसको स्थापित किया गया था। एग्जाम में क्लियर पूछेगा, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? 15 जनवरी 1875 को की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये मौसम विभाग भारत में हर प्रकार की मौसम की जानकारी देने का काम करता है। आपको हर प्रकार की जानकारी कौन देगा? ये मौसम विभाग ही देता है। वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चक्रवात आने वाले हो, तूफान आने वाले हो, कोई भी हो, हर एक जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि इस मौसम विभाग ने किसी एप्लीकेशन की सहायता से आपको मौसम की जानकारी देने का प्रयास किया है। उमंग ऐप से जुड़ने के पहले भी मौसम विभाग आपके लिए कुछ एप्लीकेशन ला चुका है। उन एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन का नाम है मौसम ऐप, एक एप्लीकेशन का नाम है मेघदूत और एक एप्लीकेशन जो है उसका नाम आपको मिल जाएगा कि रोहिणी। कितनी एप्लीकेशन दे दी हैं? 3 एप्लीकेशन वो पहले से ही ला चुका है, एक रोहिणी, मेघदूत और मौसम। ये मौसम नाम की जो एप्लीकेशन है वो आपको मौसम की जानकारी देती है, बराबर। जो मेघदूत एप्लीकेशन है ये कृषि के समय, कृषि के मौसम की जानकारी देती है, कृषि के समय में क्या स्थिति क्या नहीं है। और रोहिणी नाम की जो एप्लीकेशन है ये आपको बिजली गिरने का पूर्वानुमान के लिए काम करता है। तो ऑलरेडी 3 एप्लीकेशन के तहत आईएमडी काम कर रहा था। कौन कौन सी 3 एप्लीकेशन? मौसम, मेघदूत और रोहिणी। रोहिणी बिजली गिरने के लिए था, मेघदूत कृषि के लिए था और मौसम की जानकारी के लिए मौसम नाम का एप्लीकेशन पहले से मौसम विभाग आपके लिए चला रहा था। मौसम विभाग जो होता है इसका हेडक्वार्टर मेन जो है वो तो दिल्ली में है, लेकिन इसके लिए अलग अलग राज्यों में आपने अलग अलग केंद्र भी बना रखे हैं। क्यों बना रखे हैं? कोऑर्डिनेशन के लिए, मौसम की सटीक जानकारी समय पर उपलब्ध करवाने के लिए। तो ये क्या था आपका उमंग एप्लीकेशन, आईएमडी और आईएमडी के तहत संचालित 3 अन्य एप्लीकेशन। अब एग्जाम में अगर प्रश्न आना है तो इन्हीं में से कुछ आना है, इसके अलावा प्रश्न जाना ही नहीं, बराबर। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कुछ होता ही नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हाँ, मेंस लेवल पर नहीं, प्रीलिम्स लेवल पर, है ना, वनडे एग्जाम्स और प्रीलिम्स लेवल पर। अगला टॉपिक आपका है बुमचू महोत्सव। नाम बड़ा अलग सा लगता है, लेकिन ये महोत्सव हाल ही में चर्चा में रहा। सिक्किम में ये महोत्सव अभी सेलिब्रेट किया गया। लेटेस्ट अगर देखें करंट अफेयर में तो ये महोत्सव जो है वो सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है सिक्किम का, जो कहाँ? ताशीदिंग मठ में मनाया गया है। ताशीदिंग मठ बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है, बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है ताशीदिंग मठ। कहाँ? सिक्किम में। अब सिक्किम में ये ताशीदिंग मठ जो है वो लगभग 6500 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित है। कौन सी नदी के तट पे? रंगित नदी के पास एक पहाड़ी है, चोटी है, 6500 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। और ये ताशीदिंग मठ जो है ये 1717 में बनाया गया था। कब? 1717 में बनाया गया था। पुराना मठ है, बौद्ध भिक्षु आए थे, उन बौद्ध भिक्षुओं के आगमन पर यह मठ बनाया गया था 1717 में सिक्किम में। अब मुद्दा यह है कि आधे लोग सोच रहे होंगे कि मठ क्या होता है। बौद्ध तो समझ में आता है कि भगवान बुद्ध की विचारधारा को जिस धर्म के रूप में चला दिया गया वो बौद्ध धर्म रहा और उनके अनुयायी बौद्ध हो गए, परंतु ये मठ क्या होता है? तो मठ एक ऐसा स्थान होता है जहां गुरु शिष्यों को शिक्षा देते हैं। क्या करते हैं? यहां पर शिक्षा देने का काम होता है। जो गुरुकुल सिस्टम आप देखते हैं ना, वही उनमें जाकर क्या बन गया? मठ बन गए। ये विहार होते हैं, यहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं और शिक्षा देने का काम करते हैं। कहां पर? मठों में।
तो समझ में आ गया मठ क्या होता है, बौद्ध धर्म के गुरुकुल बोल सकते हैं आप इनको। अब ये जो मठ होते हैं इनमें सबसे फेमस मठ कौन सा है, ताशीदिंग मठ। एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, ताशीदिंग मठ कौन से राज्य में है, तो बोलेंगे सिक्किम में है। मठ क्या होता है, बौद्ध धर्म के विहार हैं, गुरुकुल हैं, जहां गुरु रहते हैं और शिक्षा देने का काम करते हैं। अब मुद्दा यह है कि फिर पूछेगा कि ये बुमचू क्या है, तो बुमचू जो है एक तिब्बती शब्द है। क्या शब्द है ये, तिब्बती शब्द है। और इस बुमचू का मतलब होता है एक बर्तन, पवित्र जल वाला बर्तन, बराबर। अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इसको बोल सकते हैं कलश, बराबर। हमारे हिंदू धर्म में क्या शब्द चलता है, कलश। तो कलश का मतलब क्या हो गया, कलश को आप लोटा नहीं कहते, बराबर। जब लोटा है तब तक वो उसमें पवित्रता का संबंध नहीं है, लेकिन आपने उसको कलश कह दिया तो एक ऐसा बर्तन हो गया जिसमें क्या भरा हुआ है, पवित्र जल भर गया है। तो पवित्र जल से भरा बर्तन जो होता है वो तिब्बती भाषा में बुमचू का मतलब होता है। और यहां पर एक वार्षिक जो बुमचू महोत्सव होता है उसमें इस जल का ही इंपॉर्टेंस होता है। माना जाता है कि इस कलश में जो जल भरा होता है वो जल दिव्य जल होता है, मतलब उसमें एक अलग प्रकार की हीलिंग पावर होती है। हीलिंग पावर का मतलब कि वो जल जिसको दे दिया गया, जिसने वो जल छिड़क दिया गया, जिसको जिसने धारण कर लिया, उसको धन धान की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये दिव्य जल होता है इस बुमचू कलश का। तो ये महोत्सव बहुत बेहतर तरीके से कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। 1 वर्ष तक चलने वाला महोत्सव होता है, दाशीदिंग मठ में मनता है। रंगित नदी के पास पहाड़ी है, उसकी चोटी पर लगभग 6500 मीटर पर ताशीदिंग मठ है। क्लियर हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि बुमचू महोत्सव, बुमचू क्या है ना, जल क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहां से फिर हमको एक और चीज आ गई हमारे सामने, क्या, अब हो सकता है कि बुमचू उमचू ना पूछे, बराबर, हो सकता है कि ताशीदिंग मठ ना पूछे, लेकिन आपका जो टॉपिक है वो सिक्किम पर भी केंद्रित हो गया है। तो सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का एक क्या है, राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। सिक्किम की राजधानी क्या हो गई, गंगटोक राजधानी हो गई, बराबर। और सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य है, 22nd स्टेट था भारत का, क्या, सिक्किम। गंगाराम यहां के क्या हैं, राज्यपाल, क्लियर। और प्रेम सिंह तमांग क्या है यहां के, सीएम, ये मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम जो है यहां पर 32 विधानसभा सीट है। जो स्टेट लेजिस्लेचर उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 32 मेंबर होते हैं सिक्किम में। और लगभग 82.6% के आसपास यहां पर क्या है, साक्षरता है। और साक्षरता में ये 13वां राज्य है, 13th प्लेस पे है, 13वां राज्य है भारत के सभी राज्यों में। सिक्किम इन सब चीजों के चलते तो फेमस है, परंतु इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद रखना है कि चाइना, नेपाल और भूटान, ये 3 ऐसे देश हैं जिसके साथ सिक्किम की सीमा है। चीन जो है ये उत्तर में, अगर आप दक्षिण पूर्व तरफ आ जाएंगे तो भूटान लगता है, और पश्चिम में सिक्किम के कौन है, नेपाल है, और दक्षिण में है पश्चिम बंगाल। तो बंगाल सिक्किम के दक्षिण में है। 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है सिक्किम, बहुत छोटा राज्य है, बराबर। और इसके भारतीय गणराज्य में शामिल होने की एक अलग कहानी है। 35वां और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी से संबंधित है। पहले 35वां संशोधन लाए और इसको भारत का एक टेम्पररी, है ना, बोल सकते हैं कि एक सहायक राज्य के तौर पर बना दिया। कब, 35वें संशोधन से। लेकिन 36वां संशोधन लेकर आए आप संविधान में, 36वां संशोधन लाए
1975 में इंदिरा गांधी जी, और इन्होंने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। अब पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत लाए थे, परंतु क्या कंडीशन थी, क्या था कि सिक्किम भारत में नहीं था। तो सिक्किम में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था चोग्याल। सिक्किम का राजा था चोग्याल, जो चीन समर्थक था, तिब्बत में मिलने की कहीं ना कहीं चाहत रखता था। तो चोग्याल जो था, इसके साथ हमारे विवाद पहले से चल रहे थे, हमने इसको कई बार कहा, फोर्स किया। अंततः यहां एक चीज देखने को मिली कि सिक्किम में करवाया गया जनमत संग्रह। चोग्याल के चंगुल से सिक्किम को बचाने के लिए, भारत में लाने के लिए जनमत संग्रह कराया, वोटिंग करवाई, और वोटिंग करवाने के बाद पता चला कि लगभग 97.5% लोग जो है वो कहाँ आना चाहते हैं, भारत में। और जब जनमत संग्रह का निर्णय ऐसा आया तो उसके बाद सिक्किम भारत में शामिल कर लिया गया। सिक्किम से पूरी तरीके से इसकी व्यवस्था खत्म कर दी गई और इसको भारत में एक पूर्ण राज्य के तहत शामिल कर लिया गया। क्लियर? तो सिक्किम ऐसे हमारे पास आया है, कौन से राज्य के तौर पे? 22वें राज्य के तौर पर सिक्किम यहां आया। सिक्किम लगाया ना, एक बार बड़ा टैप लगा दे उसमें। तो कौन से राज्य के तौर पर आया ये? 22वें राज्य के तौर पर। अब सिक्किम जो 22वें राज्य के तौर पर आ गया, उसको आपने यहां किया, और तब से यहां की विशेष संस्कृति, विशेष कल्चर आपके देश का हिस्सा है। और यहां पर भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी, याद रखना, स्टार लगा के लिखना, भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा। क्या बोलते हैं? कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है वो कहां है? सिक्किम में है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की और भारत की मुख्य भूमि की। भारत में तो हम बोलते हैं केटू, केटू गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहा जाता है, काराकोरम में है, जम्मू कश्मीर के ऊपर। समझ में आ गया? केटू है, परंतु केटू अभी वर्तमान में कहाँ है? पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा हो जाती है वो, तो पीओके में है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात कर लें, जो बिल्कुल विवादास्पद स्थिति में भी नहीं है, वहां सिक्किम में कंचनजंगा है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। सिक्किम एक बहुत बढ़िया पर्यटन का क्षेत्र है, जहां पहाड़ी और हिल स्टेशन के एरियाज हैं। सिक्किम में अच्छी जैव विविधता है, तो इन सब चीज़ों के चलते सिक्किम आपके लिए जाना जाता है। तो टॉपिक क्या था? सिर्फ बुमचू महोत्सव। लेकिन आप बुमचू महोत्सव से कोड करते करते जब कोर में आते हैं, फिर आपको इतना सारा कुछ मिलता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बुमचू महोत्सव से आ जाए, सिक्किम से आ जाए, मठ से आ जाए, ताशीदिंग से, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां तक तो ठीक है कि सिक्किम तक की बातें हो गई कि सिक्किम क्यों फेमस है और क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें है संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास। पिछली लेक्चर में हम लोगों ने पनडुब्बी की बात कर ली, सबमरीन। अब पनडुब्बी जो है वो क्या है? पानी के अंदर रहने, युद्ध करने आदि चीजों के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है। पनडुब्बी को हमने दो प्रकार में बांटा था, एक होती है साधारण पनडुब्बी और एक होती है परमाणु। तो परमाणु ऊर्जा से संपन्न जो पनडुब्बी होती है वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि इनमें जो एनर्जी है वो लगातार होती है, लंबे समय तक पानी के अंदर रह के ये काम कर सकती हैं। और एक पनडुब्बी होती है जो साधारण पनडुब्बी होती है, डीजल पेट्रोल वाली। इनको पकड़ना आसान है, इनको पकड़ना मुश्किल है। और हाल ही में ये पनडुब्बी चर्चा में क्यों रही? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑकस के अंतर्गत ये प्रदान की गई है अमेरिका के द्वारा। अब यहाँ ये संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास जो है वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप चाइना को रोकना चाहते हैं। चीन और उत्तर कोरिया दो आपके दुश्मन हैं। एक क्या है? चीन है और एक है उत्तर कोरिया। ये कोरिया में और चाइना में
ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी बने हुए हैं। तो इनकी समस्याओं से निपटने के लिए यूएसए हो, कनाडा हो, भारत हो, जापान हो और दक्षिण कोरिया हो, ये सभी देश चाहते हैं कि दुनिया को चाइना और उत्तर कोरिया के संकट से मुक्त रखा जा सके, दूर रखा जा सके, बचाया जा सके। अब ये दोनों के दोनों देश ऐसे हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लगभग दोनों की विचारधाराएं एक जैसी हैं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग तीसरी बार बन गए चीन के राष्ट्रपति वापस से। अब तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन गए हैं तो अपने आप को चीन के पुराने नेताओं से बड़ा बताने लगे। क्या बड़ा बता रहे हैं कि मैं चाइना का अब तक का सबसे बेहतर व्यक्ति हूं, बेहतर राष्ट्रपति हूं, चाइना का सबसे पावरफुल इंसान जो दुनिया पिछले रहे उनसे भी ज्यादा पावरफुल मैं हूं। अब ऐसा बताने के चक्कर में कौन? चीनी राष्ट्रपति। और उत्तर कोरिया वाला तो तानाशाह है ही, कटोरा कटिंग वाला, इतने इतने से बाल कटता है, तो भाई वो तो तानाशाह है ही। वो कब क्या करना होता है कोई मतलब नहीं है। दुनिया कोरोना वालों का इलाज कर रही थी कि भाई ये कोरोना के मरीज, इनका इलाज कर लो, और ये क्या कर रहा था? ये गोली मार रहा था। पता चल जाता कि इसको कोरोना हो गया तो खड़ा कर दो और भून दो, खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये कोरिया वाला थोड़ा सा क्या है? तानाशाह है। और चीन वाला भी उसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अब दोनों एक जैसे मिल गए हैं तो ये दोनों दुनिया के लिए क्या है? संकट है, दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम बने हुए हैं। अब ये दोनों के दोनों कब क्या कर दें कोई पता नहीं। अब दोनों के दोनों कब क्या कर दे कोई पता नहीं। और ऐसी कंडीशन में जब यूक्रेन जो है उसका और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चला, कितने साल, 1.5 साल हो गया, चला आ रहा है, युद्ध चला आ रहा है, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ रशिया को चाइना ये बोल के सपोर्ट कर रहा है कि खत्म कर दो, चालू रखो, बेहतर काम कर रहे हो तुम बेहतर कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि वो वियतनाम की तरफ देखता है। चाइना क्या बोल रहा है कि अभी तुम इसका साथ दे रहे हो, जब मैं वियतनाम पर करूंगा तो तुम मेरा साथ देना। तो कहीं ना कहीं एक जुगलबंदी बनाना चाहता है चाइना रशिया के साथ। और वो जुगलबंदी कहां देखने को मिल रही है? ओमान की खाड़ी, बे ऑफ ओमान जो है, वहां पर ईरान और रशिया के साथ वॉर के अभ्यास में। तो ईरान रशिया के साथ चाइना नौसेना अभ्यास कर रहा है ओमान की खाड़ी में उनकी तरफ जाके। क्यों भाई? नौसेना अभ्यास करने का मतलब क्या है? किसी भी मिलिट्री को आप अगर अभ्यास करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? केवल ये नहीं कि हमारी सेनाओं का पावर बढ़ाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। इसका मतलब होता है बायलैटरल रिलेशनशिप्स को क्या करना चाहते हैं? ये अच्छा करना चाहते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं, इसलिए और अभ्यास किए जाते हैं। तो चाइना रशिया के साथ अभ्यास में व्यस्त है। इसके अलावा चाइना ऐसे देश जो इन देशों के साथ तालमेल नहीं खाते, उनके साथ चाइना सुरक्षा बॉन्ड 2023 अभ्यास भी कर रहा है। अब सोचिए कि ये युद्ध अभ्यास चाइना क्यों कर रहा है? ऐसे देशों को विश्वास में लाने के लिए। तो इन सभी गतिविधियों के खिलाफ भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे जो देश हैं, जो इनसे सुरक्षा रखना चाहते हैं, वो देश भी अपना एक अलग ग्रुप बनाकर चल रहे हैं। और वो अब पनडुब्बी रोधी अभ्यास भी कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव एरिया है इस दृष्टि से। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये सभी अपनी गतिविधियों को बनाकर रखें, उस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाकर रखें। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये सभी देश एक पूरा ग्रुप बनाकर चलते हैं। कोरिया इसी तरफ आता है, भारत यहीं आता है, जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र के कोने पर स्थित है। तो ये सभी शक्ति संपन्न हैं और इस क्षेत्र में चाइना को रोकने के लिए ये अभ्यास कर रहे हैं। युद्ध अभ्यास का नाम है संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास। क्लियर? तो ये किसको रोकने के लिए? चाइना को रोकने के लिए एक व्यवस्था है जो चलाई जा रही है। ये अभ्यास के नाम याद रखना, कहाँ कहाँ कौन कौन से देश कर रहे हैं। नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो, स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये कहीं ना कहीं विज्ञान सीखो श्रृंखला का शुभारंभ कर रहा है। यही क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम में, क्वेश्चन यही है कि मानक ब्यूरो ने कौन से श्रृंखला का प्रारंभ किया है? मानकों के माध्यम से। क्या? विज्ञान सीखो। किसके माध्यम से विज्ञान सीखो? मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो। देखो, जो भी आप स्टैंडर्ड नियुक्त बनाते हैं किसी भी चीज का, वो स्टैंडर्ड कब देते हैं? जब उसके अंदर कोई चीज विशेष हो।
बराबर। किसी भी चीज़ की गुणवत्ता देखोगे, उसकी पीछे उसका कहीं ना कहीं पूरा प्रोग्राम देखोगे कि भाई इसके अंदर क्या विशेष है, क्या चीज़ें हैं, उसके बाद उसको मानक निर्धारित किया जाता है कि नहीं निर्धारित किया जाता। भाई किसी भी चीज़ को एक स्टैंडर्ड कब देते हो? जब उसके अंदर कोई गुणवत्ता होगी, उसके पीछे के विज्ञान को समझ लोगे आप, तभी ना कोई आप उनको मानक निर्धारित करोगे। तो यहाँ मानक के माध्यम से विज्ञान सीखो कार्यक्रम चला दिया और ये बोल दिया गया कि जो बच्चे होंगे, जो लोग होंगे, उनको मानक दिखाए जाएंगे। उन मानकों के क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं, किन किन गुणवत्ता पर क्या क्या मानक दिए जाते हैं, वो सब बताया जाएगा। और हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न होता है, तो मानक बताएंगे और उसके पीछे का डिटेल बताएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे साइंस के प्रति स्टूडेंट्स की अप्रोच क्या होगी? बेहतर होगी। वो सीख पाएंगे, मानकों को देखकर सीख पाएंगे, है कि नहीं है? अगर मान लीजिए मार्कर है, अब इस मार्कर का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, तो इस मार्कर की सारी क्वालिटीज़ क्या करी जाएंगी? बताई जाएंगी। अब जब बताई जाएगी और बोला कि इन सभी क्वालिटीज़ के कारण इसको ये मानक दिया गया है, तो जो भी सीखने वाला होगा उसकी सारी गुणवत्ता के बारे में पता कर लेगा। तो यही तो इस श्रृंखला का, सीरीज का उद्देश्य है कि मानक के माध्यम से विज्ञान सिखाया जा रहा है। अब ये तो ठीक है कि इसने एक श्रृंखला शुरू कर दी, फिर पूछेगा कि ये क्या है? तो भारत में विभिन्न वस्तुओं को अलग अलग स्टैंडर्ड मानक प्रदान करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1947 में। अब ये संस्था बनाई गई थी, ये मानक निर्धारित करती है हर एक चीज के। तो इस संस्था को ये ड्यूटी दे दी, तब से ये काम करने लगा। लेकिन बोला गया कि ये मानक संस्थान जो है वो कानूनन नहीं दिख रहा। एक प्रस्ताव पास करके आपने बना दिया और ये मानक देने का काम करता, लेकिन इसका ऑथेंटिफिकेशन कैसे हो? तो फिर भारतीय संसद ने एक अधिनियम पास कर दिया, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986, और तब से इसका परिवर्तन कायम में कर दिया भारतीय मानक ब्यूरो में। मतलब भारतीय मानक ब्यूरो पहले क्या कहलाता था? भारतीय मानक संस्थान, और इसको कानून के अंतर्गत लाकर 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो बना दिया गया। भारत में किसी भी चीज का कोई स्टैंडर्ड हो, आटा दाल नमक किसी भी चीज का कोई स्टैंडर्ड हो, वो किसके द्वारा सेट किया जाता है? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। क्लियर? जैसे आप वो सुनते हो ISO, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का मानक है, बराबर। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का मानक है, जिसको ISO का मानक मिल गया, मान्यता मिल गई, मतलब वो एक बड़े लेवल पर स्थापित संस्था हो जाती है, व्यवस्था हो जाती है। वैसे हमारे भारत का होता है। तो ये हो गया क्या? मानक ब्यूरो की श्रृंखला, मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो। नेक्स्ट आता है ओ स्मार्ट योजना। ये देखो, ओ स्मार्ट योजना जो है ये नई योजना नहीं है। ओ स्मार्ट योजना पहले से चल रही का मतलब कब से? 2018 से। और ये योजना जो है, इसके लिए 2177 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है बजट के माध्यम से। कितने वर्ष के लिए? अगले 5 वर्ष के लिए, 2021-22 से 25-26 के लिए। ये ओ स्मार्ट काम क्या करता है? महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन, विज्ञान, इन सब चीज़ों के क्रियान्वयन के लिए काम करता है। एक्चुअल में ये योजना क्यों लाई गई? ये योजना इसलिए लाई गई क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा समुद्र तट और समुद्री क्षेत्र है। अगर आप देखें तो भारत का जो कोस्टल एरिया है ये पूरा समुद्री क्षेत्र हो गया। अब यहाँ आपकी 7516.6 किलोमीटर की तो पूरी क्या हो गई? समुद्री सीमा हो गई। तो पूरी समुद्री सीमा कितनी हो गई? 7516.6 किलोमीटर की। अब इतनी लंबी समुद्री सीमा ये किसको मिलाकर है? तो याद रखेंगे ये द्वीपों को मिलाकर है, द्वीपों को मिलाकर है। और ये 7516 को अगर हम हटा दें तो गुजरात से लेकर बंगाल तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक अगर आप जाते हैं तो आपके पास आते हैं कितने राज्य? ये 9 राज्य क्या तट सीमा से लगे हैं। कितने राज्य लगे हैं तट सीमा से? 9 राज्य। अभी 9 राज्यों में गोवा जो है वो छोटी सीमा वाला राज्य है, स्मॉलेस्ट, और गुजरात जो है वो सबसे
लंबी सीमा वाला राज्य है। लेकिन टोटल कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा को टच करते हैं? तो 9 राज्य करते हैं। ये पूरी 9 राज्यों की जो लंबाई है वो सीमा की कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये केवल गुजरात से बंगाल तक की सीमा है समुद्र की। अब गुजरात से बंगाल तक की ये सीमा जो 6100 किलोमीटर है, अगर इसमें हम द्वीपों की भी मिला देते हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जैसे सभी द्वीपों को मिला देते हैं, तो आपकी सीमा हो जाती कितनी? 7516.6 किलोमीटर की। अब इतनी लंबी सीमा है आपके पास, साथ ही साथ इस तट से 200 समुद्री मील, कितने समुद्री मील? 200 समुद्री मील आपका अनन्य क्षेत्राधिकार है। मतलब अनन्य क्षेत्र जो है समुद्र में, एक्स्ट्रा जो एरिया है वो कितना है? 200 समुद्री मील है। अब 200 समुद्री मील आपका समुद्र में और एरिया जहां पर आप क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, है ना, वहां पर आप माइनिंग का काम कर सकते हैं। ये पूरा एरिया आपके कब्जे में है। अब इतने लंबे क्षेत्र को आपको नियंत्रित करना है, साथ ही साथ उसमें आप लोगों को टेक्नोलॉजी हो, निगरानी हो, संसाधन हो, सभी चीजें करवानी नहीं करवानी। अब वो कैसे करवाएंगे आप? कोई प्लान तो होना चाहिए ना। उन सब चीजों को करवाने के लिए आपने क्या शुरू किया? ओ स्मार्ट योजना। अब ये ओ स्मार्ट योजना जो है, इसमें बजट बढ़ा दिया, साथ ही साथ इसमें और क्या काम किया जाता है? इसमें समुद्री क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री क्षेत्र में निगरानी को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री क्षेत्र में संसाधनों की खोज को बढ़ावा देने के लिए, चक्रवात आने की पूर्व जानकारी, सुनामी आने की पूर्व जानकारी, कोई भी दुर्घटना होती है उसमें हमारे लोग खो जाते हैं, उनको ढूंढा जाता है, तो जो खोज दल के काम होते हैं उसके लिए, सब चीजों के लिए आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। किसके तहत काम कर रहे हैं? वो स्मार्ट योजना के तहत। तो हमारे समुद्री संसाधनों को बेहतर तरीके से जानने, प्रयोग करने के लिए जो प्रौद्योगिकी स्थापित की जा रही है, वो स्थापित करने के लिए वो स्मार्ट योजना के अंतर्गत सरकार ने 2177 करोड़ रुपए की राशि दी है। अगर एग्जाम में आ जाए तो वो स्मार्ट योजना का संबंध किससे है? समुद्री सीमाओं से। क्लियर? तो ये ओ स्मार्ट योजना हमारे लिए चलाई गई। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या कहता है? वो कहता है आपका अटल नवाचार मिशन। इसके लिए आपने सारथी की शुरुआत कर दी गई है। आप लोग एक चीज जानोगे तो आप लोगों को दिमाग खराब हो जाएगा। क्या? हमारे देश में कितने सारे इंजीनियर हर साल पढ़ के निकलते हैं? इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट लोग बहुत सारे हैं ना। डेटा निकाला गया तो पता चला कि 94% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लोग हायर करने के लायक नहीं होते। जो इंजीनियर बन जाते हैं ना, उसमें से 94 को आप हायर नहीं कर सकते, हायरिंग नहीं की जाती, मतलब उनको आप तुरंत लेके जॉब नहीं दे देते। कितने लोग बचते हैं? उन्हीं को डायरेक्ट हायर किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है पता है? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। वो कौन सा ज्ञान? प्रैक्टिकल। सरकार ने इसी चीज को देखा। सरकार ने कहा कि ऐसी अगर कंडीशन रहेगी तो हमारे यहाँ तो कोई हुआ ही नहीं ना, तो सरकार ने इसीलिए क्या शुरू किया? अटल नवाचार इनोवेशन मिशन चालू किया। और ये मिशन जो शुरू किया गया, ये मिशन आपको टेक्नोलॉजी से रूबरू होने, टेक्नोलॉजी की पहचान कराने के लिए किया गया था, जिसमें क्या डिजाइनिंग थिंकिंग हो, कंप्यूटर हो थिंकिंग हो, एडेप्टिव हो लर्निंग हो, फिजिकल कंप्यूटर हो, आदि जितने भी कौशल होते हैं सब विकसित करने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। किसके तहत? अटल नवाचार मिशन के तहत। अब अटल जो नवाचार मिशन था, इसके माध्यम से आप क्या शुरू कर रहे हैं? आप इसमें सारथी भी शुरू कर रहे हैं। मतलब क्या कि जितने भी आपके बच्चे जानकारी ले रहे हैं ना, उन पर आप क्या करें? आप निगरानी रखें। क्या? स्वनिगरानी ढांचा भी तैयार करो, ताकि कितना कौशल आ रहा है, नहीं आ रहा, उस सबकी आपको जानकारी मिलती रहे। और इसके माध्यम से आप क्या करेंगे? युवाओं के दिमाग में जिज्ञासा भरेंगे, क्रिएटिविटी लाएंगे, रचनात्मकता लाएंगे, और कहीं ना कहीं वो सोच सकें, अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा सके, इसलिए कल्पना शक्ति उनकी बढ़ेगी। इसलिए अलग अलग प्रकार की प्रयोगशालाएं स्कूल में बनाई जा रही हैं। सरकार का क्या टारगेट है कि कितनी प्रयोगशालाएं बनाई जाएं? 10,000 प्रयोगशालाएं बनाई जाएं, जिन प्रयोगशालाओं को बोला जाता है टिकरिंग प्रयोगशालाएं। टिकरिंग प्रयोगशालाएं क्या होती हैं? एक प्रकार की स्पेस दिया जाता है स्कूल में,
कॉलेजेस में, जहां पर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखते हैं। क्या सीखते हैं? ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आपके बच्चों की, युवाओं की कौशल को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सोच को विकसित करने के लिए, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने के लिए क्या शुरू किया जा रहा है? ये मिशन और बाकी की सारी व्यवस्थाएं। तो एग्जाम में अगर आता है सारथी, ATL सारथी की शुरुआत किसके लिए की गई है? तो अटल नवाचार मिशन के तहत की गई है। ठीक, चलो।
जो